अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आपसे मुखातिब हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और जैसे वो किसी मैच की कमेंट्री में कमेंटेटर कहता है कि नाजरीन खेल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, तो बस अब आप देखते जाएं कि खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अदम एतमाद के हवाले से खेल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। आज मुझे वीडियो किसी और मौजू पर करनी थी कि एक साबिक वीडियो में मैंने जहाँ लेट्स बाय पाकिस्तान न्यूक्स टू एब्सोल्युटली नॉट वो की थी, उसमें आखिर में एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दिया था। वो आपने इस कदर रीट्वीट किया कि जहाँ पैगाम पहुँचना चाहिए था वहाँ पहुँच गया। और मेरे एक यार देरीना ने मुझे चाय पे मदऊ किया, तो एस्टेब्लिशमेंट का जवाब मुझे बुनियादी तौर पे आपके सामने पेश करना था कि एस्टेब्लिशमेंट का इस सारी सूरत हाल पे क्या जवाब है। लेकिन अब चूँकि खेल ज़रा दूसरी तरह दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया, तो आज मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ। और अगर आज ही टाइम मिला तो वो भी डाल दूँगा, नहीं तो कल सुबह इंशाल्लाह वो वीडियो मैं ज़रूर डालूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट इस सारी बात पे एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है। देखिए, इमरान खान साहब ने बिल्कुल शुरू के दिनों में ये कहा था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा, इस करप्ट माफिया पे हाथ डालूंगा, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन चोर सारे बड़े दिलचस्प अंदाज में इस दफ़ा इकट्ठे हुए हैं। इस पे मैं आपको एक मिसाल पेश करने जा रहा हूँ, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। दूसरा मैं इसमें आपको बताऊँगा कि 1990 के बाद पहली बार अदम एतमाद पेश हुई है, यानी 1990 और 2022, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 32 ईयर्स दरमियान का अरसा है। तो हुकूमतें दरमियान में जमहूरी बहुत हुकूमतें भी आई हैं, यानी जमहूरी तो नहीं कहना चाहिए, इंतखाबात के थ्रू बहुत सारी हुकूमतें आई हैं। तो सारी मुखालफतों के बावजूद अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं पेश की जाती, इसका प्रोसीजर क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ जाएँ कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है और इत्मीनान का सांस लें। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इमरान खान साहब इसमें से कैसे सुरखरू होकर निकलेंगे, वो सिर्फ प्रोसीजर का ही आपको पता होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद की जो दिलचस्प सूरत हाल होगी वो अभी मैं अनफोल्ड करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, चोर तो सब इकट्ठे हो गए, सारी दुनिया ने देख लिया। यही इमरान खान साहब ने तो बहुत बाद इनको चोर डाकू कहना शुरू किया। ये शुरू से एक दूसरे को चोर डाकू ही कहते थे। अली बाबा, 40 चोर, फलाना ढिकाना, लेना देना, ये सब एक दूसरे को यही कुछ कहते थे। तो इमरान खान साहब ने तो ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे और इनके ऊपर जो केसेस मौजूद हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं, उसके ऊपर इनको डाकू कहना शुरू किया। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, तो मुल्क आज इस नहज पे खड़ा है, वरना ये मुल्क जो है वसाइल से माला माल है। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट इस मौजू पे आ जाता हूँ कि अदम एतमाद का तरीका क्या है। एक तो आप टीवी पे सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि अदम एतमाद स्पीकर को रिक्वेजिशन देने के बाद वो कितने दिन में इजलास बुला सकते हैं, कितने दिन में वो वोटिंग करवा सकते हैं, बहस करवा सकते हैं। और इसमें तकरीबन कोई 20-21 दिन का वक्फा अभी बनता है जब इस पर वोटिंग होगी तहरीक अदम एतमाद में। अब देखिए, हुकूमत के लिए बहुत आसानी है इस अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, जबकि अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल है इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाना। बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है? इसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो बहुत मुश्किल है। देखिए, पहले तो अपोजिशन को जिस तरह पैसे भी आ जाएं बाहर से, बहुत पैसे भी आ जाएं, तो लोगों का जो टेम्परामेंट है उसको हर जो सियासी आदमी है उसको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। वो लोगों की नफ्स पे हाथ रखना जानता है, वो लोगों का टेम्परामेंट समझता है। उसको पता होता है कि उसने हल्के में जाना है, कल को लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे मेरे किसी भी काम के ऊपर। तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, ये तो बड़े चार्ड किस्म के कारकुनान हैं। ये तो मतलब है किसी सूरत टलने वाले हैं ही नहीं। इमरान खान ने इनकी ट्रेनिंग ही नहीं की कि ये टलें। ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है अपने जो मुतल्लिक नुमाइंदे हैं उनसे अपने अपने हलकों में पूछ लेंगे अगर इमरान खान से किसी ने बेवफाई करने की कोशिश की। तो देखें, अपोजिशन को एक तो हुकूमती अरकान को वो पैसे ऑफ़र कर रहे हैं। पैसे उनको कहीं से भी मिल सकते हैं, अमेरिका भी दे सकता है, यूरोपीय यूनियन भी दे सकती है। आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मज़ाक़ खेज़ जो ये हॉन्ट करेगी उनको बात, ये हमेशा बात याद रखी जाएगी, हमेशा कोट की जाएगी ये बात
लेकिन बस ना उनका विजन है। बदकिस्मती ये है कि ये करप्ट ही नहीं है, ना अहल भी हैं, और इनको पता ही नहीं है बात क्या करनी चाहिए। उन्होंने आज फरमा दिया है कि हमने ये तहरीक अदम एतमाद इसलिए पेश की है कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ बयान दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये सारी धूल बैठ चुकी होगी, ये सारी तहरीक अदम एतमाद का मामला नाकाम कामयाब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, फिर किसी और दौर में जब ये मीडिया को पैसे नहीं दे रहे होंगे, या सारे तो नहीं पैसे इनसे लेते ज़ाहिर है, ये क्वेश्चन इनको बार बार किया जाएगा कि जनाब आप तो बैरूनी दुनिया के ईमा पे ये सारे काम धंधे यहाँ पे करते रहे। अब हम आ जाते हैं तरीक़ाकार पे। देखिए, पहले तो वो पैसे दे के अरकान को ख़रीदेंगे। अब अगर नंबर गेम को पूरा करने के लिए अगर वो अरकान बिक जाते हैं तो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की वोटिंग होनी है वो सीक्रेट बैलेट नहीं है, वो ओपन बैलेट है। उसमें वाज़े होगा कि ये फ़लाँ रुकन ने वज़ीर आज़म को वोट दिया है हुकूमती बेंच से या नहीं दिया है। अब जो नहीं देगा वो फ्लोर क्रॉस करेगा, यानी वो जो फ्लोर क्रॉसिंग का जो डिफेक्शन लॉ है वो उसके ऊपर लागू हो जाएगा और वो डी-सीट हो जाएगा। अब कोई भी शख्स जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन डिफेक्शन की क्लॉज सिर्फ वो तब अपने ऊपर लगवाने के लिए तैयार होता है जब उसे 1001% यकीन हो कि वो दोबारा जब अपने हलके में जाएगा तो वो वहाँ से कामयाब होके वापस आ जाएगा। यानी अपोजिशन में इतना तप्पड़ हो कि वो जब डी-सीट हो जाए तो अपोजिशन की कोई पार्टी उसको टिकट दे, या वो एट हिज ओन आज़ाद हैसियत से उसके कारनामे ऐसे हों अपने इलाके में कि वो वहाँ से जीत कर दोबारा आ सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो फ़ज़ा बनी हुई है इस सारे कज़िये के हंगाम, उसमें एक एक शख्स को ये समझ आ चुकी है कि ये इंडिजिनस मूव नहीं है, इसमें बाहर की दुनिया इन्वॉल्व है और यहाँ पर जो उनके कारिंदे मौजूद हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये तो एक एक आम आदमी को इस वक्त समझ आ चुकी है। इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं। उन्होंने लोगों को सारे सबक याद करवा दिए। अब आप इमेजिन करें कि एक शख्स पैसे लेके इनको अपोजिशन को वोट दे और वोट देने के बाद वो डी-सीट हो जाए, यानी उसकी नेशनल असम्बली की सीट से वो फारिग हो जाए, वो एमएनए ना रहे। उसके लिए कितना मुश्किल है ये फ़ैसला करना और दोबारा हलके में जाना। तो ये एक बहुत, जबकि दूसरी तरफ है अपोजिशन। अब हुकूमत के लिए कितना आसान है, इस प्रोसीजर को देखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत के लिए किस कदर आसान है अपोजिशन के वोट्स को अपनी तरफ माइल कर लेना। हुकूमत होती है, वो किसी को अगर वैसे ना भी ख़रीदे तो कल को वो उसको डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में या किसी दूसरी तरह से नवाज सकती है। ना भी नवाजे तो भी हुकूमत की कुर्बत ही काफ़ी होती है लोगों के लिए, प्रोटोकॉल ही काफ़ी होता है कि हुकूमत के करीब है। तो अपोजिशन के रुकन ने क्या करना है? हुकूमत का रुकन तो ये अगर ख़रीदेंगे वो असम्बली में आएगा, आके वो अपने आप को डिक्लेयर्ड मैनर में सामने करके अगर अपोजिशन को वोट देगा तो वो वोट देगा, अदरवाइज़ वो एब्सटेन करके या ना आके इमरान खान को कोई नुकसान मतलब नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इमरान खान ने वोट नहीं लेना बल्कि अपोजिशन ने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई है। अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत को साबित करना है, लिहाजा वो जो नहीं इधर से आता उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपोजिशन जब अपनी अक्सरियत साबित करने लगे तो उसके बाद अगर इनके अपने 8, 10, 15 लोग जो हैं वो गायब हो जाएं और वो घर से ना आ सकें, रास्ते में बहुत रश हो, उनको कोरोना हो जाए, वो चलने फिरने के काबिल ना रहें, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था, क्योंकि फ़िक्री बौने हैं ना, तो मशवरे भी ऐसे ही आते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते नहीं हैं, इनका कोई विजन ही नहीं है। तो ये साबिक पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अपोजिशन लीडर का रैंक जो है वो ऑलमोस्ट इज़ इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके इक्वलेंट ही उसका रैंक है ना, कि सारी पार्टियों के मिलके बल्कि ज़्यादा वोट हो जाते हैं, वो ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाज़ औक़ात जो अपोजिशन लीडर होता है। लेकिन वो साबिक अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म साहब जब रूस के दौरे पे गए थे तो वो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना जाते, कोई बहाना कर देते,
कोई बहाना कर देते, कह देते मुझे कोरोना हो गया है, कह देते कि मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। यानी अंदाज़ा लगाइए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है कि बहाना लगा देते जी मुझे कोरोना हो गया है, मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ। तो इस तरह के मतलब है, किसी को कोरोना हो जाए, अपोजिशन के रुकन को, किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, कोई चलने फिरने के काबिल ना रहे, किसी को रास्ते में रश मिल जाए, उसने मकरान से आना है, उसने बलुचिस्तान से आना है, उसने कराची से आना है, उसने लाहौर से आना है, उसने बहावल नगर से आना है, गिलगित से आना है, बल्तिस्तान से आना है, जगह जगह से लोगों ने आना है एन की सीट पर वोट देने के लिए। तो आप इमेजिन करें कि अगर यानी दूर दराज से आना है, तो अब अगर उनमें से 8, 10, 15, 20 लोग गायब हों, उस दिन वोटिंग में ना पहुंच सकें, तो अपोजिशन का क्या होगा? अब जो अपोजिशन का मेंबर, उसने सिर्फ एब्सटेन करना है, यानी वो सिर्फ मौजूद ना होना, ना ही आए अगर सिर्फ तो अपोजिशन अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकती। तो इसलिए ये बड़ी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। और ये सूरत हाल पैदा क्यों की गई है? मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे लोगों को घेर के एक जगह ला बिठाया गया है कि अब ये आपस में भेड़िए की तरह लड़ेंगे। अब ये तहरीक अदम एतमाद खुदा ना खास्ता कामयाब भी हो जाए, तो मैं अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा ये लड़ेंगे क्यों और ये कैसे। इनकी लड़ाई तय है कि ये चाहे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो, चाहे तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो, हर सूरत में इनका झगड़ा बनता है। लेकिन अभी, और ये कैसे झगड़ा बनता है? ये इसी तरह झगड़ेंगे जैसे वो हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब, उन्होंने एक दफ़ा एक बात की, ऐसे हम कहीं बैठे हुए थे तो किसी सूरत हाल पे उन्होंने तबसरा करते हुए कहा कि ई गुर के 12 दी रास्त। मैं तो नालायक सा आदमी हूँ, मुझे फ़ारसी कहाँ आती है, मैं वैसे ही हंस पड़ा। तो वो उन्होंने कहका लगाया और कहा कि समझ आई ना, आपको समझ आई ना? मैंने कहा सर मुझे समझ तो नहीं आई यार, लेकिन अब मैं आपके अंदाज़ पे सिर्फ हंसा हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि ये जो है फ़ारसी की बड़ी एक मारूफ मिसाल है, और ये इस सिचुएशन पे दी जाती है कि जब, यानी भेड़ियों के मुतल्लिक है, भेड़िए को कहते हैं कि जब भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है, शदीद बर्फ़बारी होती है, मौसम ख़राब होता है, उन्हें कहीं से कोई शिकार नहीं मिल रहा होता, तो वो 10-12 जो भेड़िए हैं वो इकट्ठे होकर गार में बैठ जाते हैं। और जब वो गार में बैठते हैं तो उनमें से हर कोई चौकन्ना होके, चौकस होके बैठता है, जागते रहता है। और जैसे ही किसी को ऊँघ आती है, सबकी एक दूसरे पे नज़र होती है, जैसे ही किसी को ऊँघ आती है वैसे ही सारे उस पर झपटते हैं और उस एक को खा लेते हैं, फिर दोबारा एक्टिव होकर बैठ जाते हैं। फिर जैसे ही किसी को ऊँघ आती है फिर किसी को खा लेते हैं। तो इस तरह जो सारों को खाने के बाद आखिर में एक बचता है, उसको कहते हैं गुर्गे 12 दीदा, कि इसने जो है 12 भेड़ियों को खा लिया या 11 बाकी को खा लिया। मुझे मतलब इसका फ़ारसी का तर्जुमा नहीं आता, लेकिन मिसाल उन्होंने ये दी थी। तो ये सारे भेड़िए हैं, इनको पता है, इन्होंने ख़जाने को, इस मुल्क को भंभोड़ा है, इन्होंने शीरे मादर समझ के इस मुफ्त के माल को बहुत बुरी तरह भंभोड़ा है। इनको पता है, इनके ओपन एंड शट केसेस हैं, ये किसी भी तरह इस सूरत हाल से जान छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इलाके का थानेदार बहुत सख्त भी है, बहुत ईमानदार भी है। उसने अगर दोस्तों को नहीं छोड़ा, उसने अपनी शफाफियत की पॉलिसी पे, जहांगीर तरीन के केस पे भी वो खामोशी इख्तियार कर सकते थे कि पहले तहकीकात हो जाएं, अदालत फैसला कर दे, फिर हम इनको कहीं जाने देंगे। वो उस केस पे भी उन्होंने अपनी शफाफियत की पॉलिसी को सामने रखते हुए उस केस पे भी उन्होंने फेवर करने की कोशिश नहीं की। अलीम खान साहब का बहुत जिक्र हो रहा है। अलीम खान साहब जो हैं वो मतलब अभी सियासत में कल से इन हो गए हैं। तो वो जब गिरफ़्तार हुए तो उनको भी आज तक शिकायत है कि वफाकी हुकूमत ने मदाखलत नहीं की नैब ने जब उनको गिरफ़्तार किया। कोई बात नहीं, लेकिन सबको ये पता है कि इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई भी हो, कोई भी करीब तरीन साथी ही क्यों ना हो, अगर उस पर इल्ज़ाम है तो उसको पहले अदालत का सामना करना है, तहकीकात का सामना करना है, और अपने आप को शफ़ाफ जब वहाँ से डिक्लेयर करवा के आएगा तो यहाँ आके हमारी सफ़ों में बैठ सकता है। अच्छा, अब जो है इत्तेहादियों की बात हो रही है। इत्तेहादियों के लिए मैं ज़ाती तौर पे आपको ख़बर दे रहा हूँ, वो मैं अभी तफसील से इस्टेब्लिशमेंट के जवाब में आपको मज़ीद बता दूंगा। इत्तेहादी पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ये बेचारे ऐसे ही भाग दौड़ में शामिल हो गए, इन्होंने देखा सारे ही न्यूट्रल हो गए हैं तो चलो हम भाग दौड़ के भी अपनी कीमत लगवा लें। लेकिन ये सब पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे,
चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो MQM हो, ये तमाम के तमाम हुकूमत के साथ आपको खड़े हुए नज़र आएंगे और 1-2 दिन में सूरत हाल सारी आप देख लेंगे कैसे इवॉल्व होती है। रह जाते हैं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब। जहांगीर तरीन ग्रुप जिसको कहा जाता है, अलीम खान ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। कल उन्होंने शिकवे शिकायतें थी उनकी, बजा थी उनकी शिकवे शिकायतें, उन्होंने वो शिकवे शिकायतें भी कर दी। उनसे इमरान इस्माइल साहब को, गवर्नर सिंध को इमरान खान साहब ने यहाँ तलब कर लिया और उन्हें नेगोशिएट करने के लिए और उनको बुलाने के लिए। उनके मेरा ख्याल है कि आज कल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी, वो मामला सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक रिकॉर्ड है जहांगीर तरीन ग्रुप का। मैं 3 मौक़ों पे मतलब देख रहा था, उनका एक रिकॉर्ड है। मेरी ज़ाती राय में वो कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाएंगे। दाएं बाएं कोई भी चला जाए, ये मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने पास मौजूद मालूमात की रोशनी में आपको बता सकता हूँ कि कोई कहीं नहीं जा सकता। हर किसी ने इमरान खान के साथ रहना है और इंशाअल्लाह ये बुरी तरह तहरीक अदम एतमाद जो है ये नाकाम होगी और फिर ये एक दूसरे को अपोजिशन भंबोड़ेगी। वो कहेगा उसकी वजह से नाकाम हो गई, वो कहेगा उसके बंदे भाग गए, वो कहेगा फलाना जो है ना दगा दे गया, उसने छुरा पीठ में घोंप दिया, क्योंकि इनका कोई नज़रिया नहीं है। इनका नज़रिया सिर्फ और सिर्फ करप्शन का माल बचाओ इस वक्त नज़रिया है और इमरान खान से वो जान छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के होते हुए ये हो नहीं सकता। तो जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है, 3 ऐसे मौके आए हैं जहां वो अपना स्कोर जो है सेटल कर सकते थे इमरान खान साहब के साथ बड़े आराम से। उस वक्त वो ये इंदिया दे सकते थे कि जनाब जो हमारे साथ हुई है ना शहजाद अकबर की वजह से, या जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनकी जहांगीर तरीन साहब से नहीं बनती, तो शहजाद अकबर ने ज़्यादती भी बहुत की और जहांगीर तरीन के मतलब है चीनी के स्कैंडल में से निकला भी कुछ नहीं। ठीक है, तो जब स्कैंडल चल रहा था उस वक्त भी जब कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, जहांगीर खान तरीन वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने कहा कि जी मैं 85 रुपये किलो मैं देता हूँ चीनी और यही कॉस्ट है, आप सारी तहकीक करवा लें, मुझसे ले लें यूटिलिटी स्टोर्स पे और मैं कंट्रोल रेट पे आपको देता हूँ, जितनी चाहिए उतनी देता हूँ। तो वो मतलब एक मुख्तलिफ आदमी है, उनके बारे में किसी की राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन 3 ऐसे मौके आए हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के सामने जब जहांगीर खान तरीन जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ अगर उनके कोई ग्रजेस थे, कोई ग्रीवेंसेस थी या कोई उनके दिल में गुस्सा था, नफ़रत थी, तो वो अपना स्कोर सेटल कर सकते थे। वो 3 ख़ास मौके कौन से थे? एक, जब गवर्नमेंट ने मिनी बजट पास करवाया, जहांगीर तरीन ग्रुप ने साथ दिया, वोट किया। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए उस वक्त मुश्किल मरहला था। दूसरा, इंतखाबी इस्लाहात का जब बिल पास करवाया, उस वक्त भी गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल गवर्नमेंट को पेश आती, तो भी जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा रहा और उन्होंने वोट दिया। और तीसरे मौका था स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी का जो बिल आया था, उसमें भी जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है उसने वोट दिया और सपोर्ट किया। तो ये 3 मौके थे जहां वो अपना स्कोर सेटल कर सकते थे आसानी से, और वो कहीं भी खड़े होते हैं, कभी भी बात करते हैं। इवन अलीम खान साहब ने भी कल बात की, उस्मान बुज़दार साहब की उन्होंने शिकायत की, लेकिन इमरान खान साहब को कहा जी हमारी पार्टी PTI ही है और एक ही पार्टी है और इमरान खान साहब लीडर हैं, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई नहीं जाता। ये अल्हम्दुलिल्लाह बात है। तो आज की वीडियो के आखिर में मैं जो है जैसे उस दिन एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया था, तो आज का पैगाम जो है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब के लिए है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे दिली तौर पे उनको दोस्त रखता हूँ, समझता हूँ कि वो उन्होंने PTI के इस मकाम और मर्तबे पे और इस हुकूमत के उसूल तक यहाँ तक पहुँचने तक उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। उन्होंने माल से, जान से, हर तरह से सपोर्ट किया है, तो उनका एक बहुत ज़्यादा किरदार है। तो आज का जो आखिर पे मैं इस वीडियो के आखिर में जो पैगाम देना चाहता हूँ, वो पैगाम जो है जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब के लिए। ठीक है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि बुलंद फितरत लोग पस्त हालात से भी गुजरे, तो उनके रवैये पस्त नहीं हुआ करते। बस आपने इस बात को याद रखना है, इमरान खान साहब इस कौम की आखिरी उम्मीद हैं, इस कौम के नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, बूढ़ों की, गुरबा की, सिवाय माफिया के हर शख्स की आखिरी उम्मीद है, और इस वक्त हम सब की उनको ज़रूरत है। तो इस वक्त पुराने गिले शिकवे छोड़ के, स्कोर सेटल करने को छोड़ के, इस वक्त हमें उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े होना है, और ऐसे साथ खड़े होना है जैसे बुलंद फितरत लोग साथ खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पैगाम को भी उसी तरह वायरल कर दें, और जिसका उनसे रब्ता है
कोई ना कोई उनको दिखा दे कि जनाब ये पैगाम आपके लिए है कि बुलंद फितरत लोग पस्त हालात से भी गुजरें तो उनके रवैये पस्त नहीं हुआ करते। आपके कोई ग्रीवियंसेस थे तो रहे होंगे, लेकिन ये मौका स्कोर सेटल करने का बाहर तौर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।